हेलो डियर एस्पिरेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन आवर्स यूट्यूब फैमिली एबी जुडिशरी जोन। इस सेशन में आप लोग पढ़ेंगे द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 यानी कि राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। इसके पहले मैंने राजस्थान जुडिशरी के अन्य माइनर एक्ट पर भी वीडियो बनाया है। आप लोग इस चैनल से जुड़कर सभी वीडियो को सीक्वेंस से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियो को भी देख सकते हैं। मैंने इस एक्ट का बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाया है। देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया है। सबसे पहले नाम देख लेते हैं इसका, द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001। यह 25 फरवरी 2003 को प्रेसिडेंट की कंसेंट मिली थी इसको, यानी कि राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी, और 1 अप्रैल 2003 से लागू है। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी इस पर 25 फरवरी को और लागू हुआ है 1 अप्रैल 2003 से। यह एक्ट बना था 2001 में, लेकिन तो लागू हुआ 2003 में। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और 11 मार्च को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसमें एक बार संशोधन हुआ है अभी जल्दी ही 2017 में। यह संशोधन 18/10 यानी कि 18 अक्टूबर 2017 से लागू है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये भी कभी कभी पूछ देता है कि जो अमेंडमेंट हुआ है ये कौन से डेट से लागू है। आगे देख लेते हैं। इसमें टोटल चैप्टर हैं 7, टोटल सेक्शन यानी कि धाराएं हैं 32, टोटल अनुसूची है इसमें 4। तो ये सारे जो पॉइंट हैं ये प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा इसको। एक बार और रिवीजन करते हैं कि 1 अप्रैल 2003 से लागू है। 25 फरवरी 2003 को इस पर प्रेसिडेंट की अनुमति मिली थी। इसमें टोटल चैप्टर 7, टोटल सेक्शन 32 एंड टोटल शेड्यूल 4 और अमेंडमेंट हुआ था 2017 में, जो कि 18 अक्टूबर 2017 से लागू है। अब पढ़ लेते हैं कि इसमें अध्याय कितने हैं और किस अध्याय में क्या प्रावधान किया गया है और किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शन तक दिया हुआ है अध्याय में। पढ़ लेते हैं इसको। जैसा कि ऊपर लिखा था कि टोटल चैप्टर 7 है, तो पढ़ लेते हैं। चैप्टर 1 प्रारंभिक, धारा 1 से लेकर के 5 तक। चैप्टर 2 किराया की समीक्षा, जो कि धारा 6 से लेकर के 7 तक, यानी कि 6-7 में। अध्याय 2 है किराए की समीक्षा। अध्याय 3 किराएदारी 8 से लेकर के 10 तक, धारा 8 से लेकर के 10 तक। अध्याय 4 में है अवैध कब्जे की बहाली, बेदखल किराएदार और उसकी प्रक्रिया, जो कि धारा 11 से 12 है। अध्याय 5 में है अधिकरणों का गठन, संशोधन की प्रक्रिया, किराया और बेदखली अपील और निष्पादन, जो कि धारा 13 से लेकर के 22 तक है। अब ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है अध्याय 5A 2017 के द्वारा। पढ़ लेते हैं इसमें क्या है। किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किराएदारी समझौते और किराएदारी की अवधि, धारा 22A से लेकर के 22C तक। और ये 5B भी अमेंडमेंट किया गया है। इसमें दिया गया है कुछ परिस्थितियों में किराए की समीक्षा, सुरक्षा, जमा, कुछ परिस्थितियों में किराए का जमा करना। यह दे रखा है धारा 22D से लेकर के धारा 22G तक। आगे अध्याय में पढ़ लेते हैं। अध्याय 6 में सुविधाएं, धारा 23-24 और अध्याय 7 में है प्रकीर्ण, जो कि धारा 25 से लेकर के 32 तक है। इसको एक बार और रिवीजन करते हैं। चैप्टर 1 में है प्रारंभिक, चैप्टर 2 में है किराए की समीक्षा, चैप्टर 3 में है किराएदारी, चैप्टर 4 में है अवैध कब्जे की बहाली, बेदखल किराएदार और उसकी प्रक्रिया, चैप्टर 5 में है अधिकरणों का गठन, संशोधन की प्रक्रिया, किराया और बेदखली अपील और निष्पादन, चैप्टर 5A में है किराया प्राधिकारी की नियुक्ति, किराएदारी समझौते और किराएदारी की अवधि, चैप्टर 5B में है कुछ परिस्थितियों में किराए की समीक्षा, सुरक्षा, जमा, कुछ परिस्थितियों में किराए का जमा करना, चैप्टर 6 में है सुविधाएं और चैप्टर 7 में है प्रकीर्ण। अब पढ़ लेते हैं एक एक चैप्टर को डिटेल में। चैप्टर 1 देखते हैं प्रारंभिक। सेक्शन 1 धारा 1 संक्षिप्त नाम क्या है इसका, राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम 2001। प्रसार है इसका ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में जिनमें राज्य के जिला मुख्यालय हैं और तब 50,000 से अधिक जनसंख्या, ऐसा वर्ड था, से ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में जिसमें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय समय पर विहित करे। तो ये वर्ड जो है 2006 के अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया है 50,000 से अधिक जनसंख्या वाला। बस इतना समझिए कि ऐसे नगर पालिका क्षेत्रों में जिनमें राज्य के जिला मुख्यालय हैं और ऐसे अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में जिसमें राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय समय पर विहित करे, वहाँ पे होगा इसका प्रसार, इस एक्ट का प्रसार।
अब प्रारंभ की डेट है इसका हम लोगों ने ऊपर ही देखा है 1 अप्रैल 2003 को। अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ लेते हैं धारा 2। धारा 2 में परिभाषाएं दे रखी हैं, पढ़ लेते हैं कौन से खंड में कौन सी परिभाषा दी गई है। सबसे पहले धारा 2A में है सुख सुविधाएं। पढ़ लेते हैं इसको, क्या है सुख सुविधाएं। पानी और बिजली की सुविधा, मार्ग यानी कि रास्ता, सीढ़ी, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता, टेलीफोन, टीवी सुविधाएं आदि। ये सारे जो फैक्ट दे रखे हैं ये सभी सुख सुविधाएं में आ जाते हैं। तो क्या क्या आ जाते हैं एक बार और देख लेते हैं। पानी और बिजली की सुविधा, मार्ग, सीढ़ी, प्राकृतिक प्रकाश, शौचालय, लिफ्ट, सफाई, स्वच्छता, टेलीफोन, टीवी सुविधा और इत्यादि। अब बी में है धारा 2B में अपील किराया अधिकरण। धारा 19 के अधीन गठित किराया अधिकरण अभिप्रेत है। तो यहाँ पे कोई स्पेशल इसका डेफिनेशन नहीं दे रखा है, बस ये कहा गया है कि धारा 19 में जो गठित अधिकरण है वही होगा अपील किराया अधिकरण। आगे पढ़ लेते हैं 2C में भूस्वामी है, देख लेते हैं भूस्वामी का डेफिनेशन। जो किसी परिसर का किराया प्राप्त कर रहा है, चाहे अपने लेखे से या किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता, संरक्षक, न्यासी, रिसीवर के रूप में, या परिसर किराए पर देने पर प्राप्त करेगा या प्राप्त करने का हकदार है, तो ऐसा व्यक्ति भूस्वामी हो जाएगा। एक बार और इसको पढ़ लेते हैं कि जो व्यक्ति किसी परिसर का किराया प्राप्त कर रहा है, चाहे अपने लेखे से प्राप्त कर रहा है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के अभिकर्ता के रूप में या फिर संरक्षक के रूप में या फिर न्यासी के रूप में या फिर रिसीवर के रूप में प्राप्त कर रहा है या फिर भविष्य में ऐसा प्राप्त करेगा किराया या फिर ऐसे प्राप्त करने का हकदार है, तो वो सभी आ जाएंगे भूस्वामी के अंतर्गत। आगे पढ़ लेते हैं 2D में है पट्टा। TPA में परिभाषित पट्टा अभिप्रेत है, यानी कि जो परिभाषा दी गई है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 में, वही परिभाषा यहाँ पे भी अभिप्रेत है पट्टा से। 2E में नगर पालिका क्षेत्र। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अधीन परिभाषित नगर पालिका क्षेत्र अभिप्रेत है। तो यहाँ पे भी कोई स्पेशल डेफिनेशन नहीं है, बस ये कहा गया है कि जो नगर पालिका अधिनियम 2009 में परिभाषित है नगर पालिका वही क्षेत्र अभिप्रेत है यहाँ भी। आगे देख लेते हैं F में परिसर है, देख लेते हैं परिसर में क्या क्या आ जाएगा। जो कृषि प्रयोजनों के लिए न हो, फार्म से भिन्न ऐसा कोई भवन जो निवास या वाणिज्यिक उपयोग या अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो या देना हो, इसमें निम्न शामिल है। क्या क्या शामिल है पढ़ लेते हैं। ऐसे भवन से अनुलग्न उद्यान, यानी कि कोई गार्डन है उससे संबंधित उस भवन से, भूमि, गोदाम, गैरेज या उपगृह। नेक्स्ट है फर्नीचर एंड नेक्स्ट है फीटिंग एंड सुख सुविधाएं। नेक्स्ट है उसके साथ किराए पर दी हुई भूमि, किंतु उसमें होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा, बोर्डिंग हाउस, छात्रावास का कमरा शामिल नहीं है। तो एक बार और इसको पढ़ते हैं कि ऐसा परिसर की डेफिनेशन कहाँ पे दी गई है, तो 2F में दी गई है। क्या है परिसर की डेफिनेशन, तो ऐसे परिसर जो कृषि के प्रयोजनों के लिए नहीं दिया गया हो और इसमें कोई फार्म नहीं आएगा। फार्म से भिन्न ऐसा कोई भी भवन जो निवास करने के लिए या वाणिज्यिक यानी कि कोई व्यापार करने के लिए या किसी अन्य प्रयोजन के लिए किराए पर दिया गया हो या फिर देना हो उसको, और उसमें शामिल है क्या क्या, ऐसे भवन से अनुलग्न उद्यान, भूमि, गोदाम, गैरेज, उपग्रह और फर्नीचर जो भी जुड़ा हुआ है उससे, और कोई भी फिटिंग एंड सुख सुविधाएं हैं तो वो भी, और उसके साथ किराए पर दी हुई कोई भूमि है उसी के साथ संलग्न है तो वो भी आ जाएगा। इसमें प्रोवाइजो दे रखा है कि इसमें होटल, धर्मशाला, पथिकाश्रम, सराय, बासा, बोर्डिंग हाउस, छात्रावास का कमरा शामिल नहीं होगा। अब आगे पढ़ लेते हैं धारा 2FA किराया प्राधिकारी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। धारा 22 क के अधीन नियुक्त प्राधिकारी हो जाएगा किराया प्राधिकारी, ये 2017 की अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया है। धारा 2G किराया अधिकरण, धारा 13 के अधीन गठित किराया अधिकरण अभिप्रेत है। अब आगे पढ़ लेते हैं 2H में वरिष्ठ नागरिक। भारत का नागरिक हो, 65 साल की या इससे अधिक की आयु का हो तो वह हो जाएगा वरिष्ठ नागरिक। इसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
और उसकी उम्र 65 वर्ष या फिर 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 2I में है किराएदार। पढ़ लेते हैं कौन है किराएदार। जो व्यक्ति किराया देता है अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, जो व्यक्ति किराएदारी के समाप्ति के पश्चात भी बेदखली के किसी आदेश या डिक्री से अन्यथा कब्जा बनाए रखता है, वह भी होगा। उपरोक्त किराएदार मृत्यु की दशा में, निवास की दशा में, यानी कि वह जो किराए पर दिया गया है, यदि वो किसी निवास के प्रयोजन के लिए दिया गया है तो वहाँ उसका उत्तरजीवी पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता पिता जो उसकी मृत्यु तक उसके साथ निवास कर रहे थे। और वाणिज्य की दशा में, यानी कि यदि वो व्यापार के प्रयोजन से दिया गया है तो जो उसकी मृत्यु तक उसके परिवार के सदस्य के रूप में कारोबार कर रहा था वह हो जाएगा किराएदार। एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। जो व्यक्ति किराया देता है अपने लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, जो व्यक्ति किराए की समाप्ति के पश्चात भी बेदखली के किसी आदेश या डिक्री से अन्यथा कब्जा बनाए रखता है, वो भी। और उपरोक्त किराएदार की मृत्यु की दशा में, यानी कि जहाँ पे किराया निवास के लिए दिया गया है वहाँ पे उसका उत्तरजीवी होगा किराएदार, जिसमें पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, माता पिता जो उसकी मृत्यु तक उसके साथ निवास कर रहे थे वो आ जाएंगे। और वाणिज्य की दशा में जो उसके मृत्यु तक उसके परिवार के सदस्य के रूप में कारोबार कर रहे थे उस वाणिज्य में, वो सब आ जाएंगे किराएदार के अंतर्गत। आगे पढ़ लेते हैं जे। 2J में अधिकरण है। अपील किराया अधिकरण या किराया अधिकरण अभिप्रेत है, यानी कि यहाँ पे जो अधिकरण वर्ड का यूज हुआ है उससे या तो अपील किराया अधिकरण अभिप्रेत है या फिर किराया अधिकरण। एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। 2A धारा 2A सुख सुविधा, 2B अपील किराया अधिकरण, 2C भूस्वामी, 2D पट्टा, 2E नगर पालिका क्षेत्र, 2F परिसर, 2FA किराया प्राधिकारी, 2G किराया अधिकरण, 2H वरिष्ठ नागरिक, 2I किराएदार, 2J अधिकरण। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं धारा 3 अध्याय 2 और 3 का कुछ परिसरों और किराएदारियों को लागू न होना। देख लेते हैं पहले कि धारा 2 और 3 में क्या दे रखा है तो समझने में आसानी होगी। अध्याय 2 में क्या है, किराए की समीक्षा यानी कि पुनर्विलोकन, और धारा 3 में है किराएदारी। देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होगा किराए की समीक्षा और किराएदारी। निम्न को लागू नहीं होगी। जो सब क्लास 1, 2, 3 दे रखा है ये इसको लोपित कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया है 2017 के संशोधन के द्वारा। आगे से पढ़ लेते हैं सब क्लास 4। CGRSG यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के परिसर या उनके द्वारा किराए पर दिए गए परिसर को यह अध्याय 2 और 3 जो कि किराएदारी का पुनर्विलोकन था, समीक्षा था और किराएदारी थी, वह लागू नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं सब क्लास 5। किसी केंद्रीय अधिकरण या राजस्थान अधिकरण द्वारा गठित निगमित निकाय के परिसर या उनके द्वारा दिए गए किराए पर परिसर, इन पर भी नहीं लागू होगी। सब क्लास 6 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 617 में परिभाषित सरकारी कंपनी के किसी परिसरों को लागू नहीं होगी, यानी कि शॉर्ट में बोले तो सरकारी कंपनी जो होती है उसके परिसर को लागू नहीं होगा। आगे है सब क्लास 7 देव स्थान के परिसर को या वक्फ की संपत्ति को लागू नहीं होगा। आगे है सब क्लास 8 राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित धार्मिक, पूर्त या शैक्षणिक न्यास के परिसर को लागू नहीं होगा। नेक्स्ट है सब क्लास 9 यूनिवर्सिटी यानी कि जो विश्वविद्यालय होते हैं के परिसर को लागू नहीं होगा। 10 में है बैंक, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम, किसी निगम या बहुराष्ट्रीय कंपनियों या 1 करोड़ या अधिक की शेयर पूंजी वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को किराए पर दिए गए परिसर को लागू नहीं होगा। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि अध्याय 2 जिसमें किराए का पुनर्विलोकन और अध्याय 3 जिसमें किराएदारी का प्रावधान किया गया है वह किस पर लागू नहीं होगा। तो CG यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के परिसर या उनके द्वारा किराए पर दिए गए परिसर को लागू नहीं होगा। और किसी केंद्रीय अधिकरण या राजस्थान अधिकरण द्वारा गठित निगमित निकाय के परिसर
या उनके द्वारा दिए गए किराए पर परिसर को लागू नहीं होगा, या फिर सरकारी कंपनी के किसी परिसर को लागू नहीं होगा, या फिर देवस्थान के परिसर को या फिर वक्फ की संपत्ति को लागू नहीं होगा, या फिर राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया गया है कोई धार्मिक, पूर्त या शैक्षणिक न्यास का परिसर तो उस पर भी लागू नहीं होगा, और विश्वविद्यालय की परिसर को लागू नहीं होगा, और बैंक या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किसी पब्लिक सेक्टर या उपक्रम या किसी निगम या किसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां या 1 करोड़ या अधिक की शेयर पूंजी वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को किराए पर दिए गए परिसर को यह अध्याय लागू नहीं होगा। स्पष्टीकरण दे रखा है यहाँ पे बैंक से तात्पर्य है यहाँ पे SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके समानुषंगी बैंक, बैंककारी कंपनी, अन्य बैंक या RBI द्वारा अधिसूचित अनुसूचित बैंक है कोई तो उसको भी। अगला है 11 राजदूतावास, उच्चायोग, दूतावास, अन्य निकाय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन को किराए पर दी गई परिसर को लागू नहीं होगा। आगे पढ़ लेते हैं। आगे है धारा 4। धारा 4 में है किराए का तय किए गए रूप में होना। किराया उतना ही होगा जितना भूस्वामी और किराएदार के बीच तय किया गया हो। जो सुख सुविधाओं के लिए अलग से तय हो वह शामिल नहीं होगा। यानी कि जो किराया तय किया गया रहेगा भूस्वामी और किराएदार द्वारा वही किराया होगा, और जो सुख सुविधाएं के लिए अगर अन्य कुछ उसमें शामिल किया जाता है तो वह उसके अंतर्गत नहीं आएगा। धारा 5 किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, जब तक अन्य करार न हो, जिस महीने का किराया संदेय है उसके अगले महीने के 15वें दिन तक किराया दे दिया जाएगा। भूस्वामी या उसके अभिकर्ता से रसीद लेगा। कौन लेगा? किराएदार। निम्न तरीके से किराया दे सकेगा। पढ़ लेते हैं कौन कौन सा तरीका है। या तो व्यक्तिगत संदाय द्वारा, नकद, बैंक ड्राफ्ट या चेक द्वारा, या भूस्वामी द्वारा विनिर्दिष्ट खाते में जमा करके, या डाक धनादेश द्वारा, या किराए के करार में या रजिस्ट्री डाक द्वारा उसे नोटिस भेजकर भूस्वामी किराएदार को उसकी उसी नगरपालिका क्षेत्र में का अपना बैंक खाता संख्यांक और बैंक का नाम बताएगा। यहाँ पे क्या है कि जिस महीने का किराया देना होगा उसके अगले महीने के 15वें दिन तक किराया दे दिया जाएगा, और ऐसे किराए की रसीद लेगा किराएदार। किससे लेगा? भूस्वामी से या फिर उसके एजेंट से लेगा। और किस तरीके से किराया दिया जाएगा, तो या तो वह व्यक्तिगत रूप से दे सकता है नकद के रूप में, या फिर बैंक ड्राफ्ट द्वारा या फिर चेक द्वारा दे सकता है, या फिर भूस्वामी जो है उसके खाते में जमा कर सकता है, या फिर डाक द्वारा उसको भेज सकता है। और ऐसे में क्या है कि जो भूस्वामी होगा किराएदार को अपने उसी नगरपालिका क्षेत्र में जहाँ पे वह किराया पे दिया गया है अपना बैंक खाता संख्या और बैंक का नाम बताएगा किराएदार को। अब आ जाएगा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है किराए का पुनरीक्षण या समीक्षा। इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट रहेगी तो आप लोगों को भी पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इसकी 3 पार्ट बनेगी, आई थिंक धारा 32 तक है। एक बार और इसको रिवीजन कर लेते हैं फास्ट। पढ़ लेते हैं कौन सी धारा में क्या क्या दे रखा है। सेक्शन 1 में है धारा 1 में संक्षिप्त नाम, प्रसार, प्रारंभ। धारा 2 में है परिभाषाएं। धारा 3 में है अध्याय 2 और 3 का कुछ परिसरों और किराएदारियों को लागू न होना। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है कि कौन कौन से परिसर को लागू नहीं होगा। धारा 4 में है किराए का तय किए गए रूप में होना, यानी कि जो किराया तय किया गया है उसी रूप में होगा। धारा 5 में है किराएदार द्वारा किराए का संदाय और विप्रेषण। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।